गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्विस न्यायपालिका के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताएं क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। स्विस जुडिशरी, फेडरल सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जुडिशियल अथॉरिटीज़ के बारे में जानेंगे। हेंस हुबर ने बोला कि स्विस लोगों की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायिक पुनर्विलोकन को हम स्विट्ज़रलैंड के देश में कुछ हदों तक देखते हैं, लेकिन हेंस हुबर ने ये चीज़ बात कही कि अगर हम लोकतंत्र के सिद्धांत को अपनाते हैं और लोकतंत्र के द्वारा ही नियम कानूनों का निर्माण हो रहा है और जनता द्वारा ही इन नियम कानूनों का निर्माण किया जाता है, कहीं ना कहीं जनता इसमें सदैव शामिल होती है, तो उसके बाद न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा उस नियम कानूनों को चेंज करने के लिए या जांच करने के बाद उसको बदलने के लिए कहना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है। खैर, हम संघीय सर्वोच्च न्यायालय की पहले संरचना को देखते हैं और उसके आगे चीज़ों को पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नवीन संविधान द्वारा संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस प्रकार की गई है। 1848 में निर्मित संविधान जो 1998 तक लागू था, उसके द्वारा न्यायिक क्षेत्र में न्यायिक संघीय न्यायाधिकरण फेडरल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। लेकिन आज के संविधान में, वर्तमान संविधान में, संघीय न्यायाधिकरण के स्थान पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 188 से 191C तक इन न्यायिक सत्ताओं की रचना और क्षेत्राधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब हम पहले सर्वोच्च न्यायालय जो संघीय स्तर पर है उसकी स्थिति को देखते हैं। 188 अनुच्छेद के अंतर्गत ये 3 बातें इसमें कही गई हैं। सबसे पहला, संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है। दूसरा, इसका गठन, इसकी प्रक्रिया, कानून संघीय संसद द्वारा निर्मित किए गए कानून से निर्धारित होती है। और तीसरा, संघीय सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रशासन की स्वयं ही व्यवस्था करेगा। ये 3 चीज़ें संघीय सर्वोच्च न्यायालय के मत में कही गई हैं। अब हम इनकी रचना को देखते हैं, कंपोजिशन को देखते हैं कि स्विस संघीय न्यायालय की क्या संरचना है। संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना संघीय संसद द्वारा कानून के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अतः संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आदि बातें संघीय संसद द्वारा निश्चित की जाती हैं। संविधान में केवल यह कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संसद द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। स्विस न्यायालयों में नियमित न्यायाधीशों के साथ वैकल्पिक न्यायाधीशों ऑल्टरनेट जजेस भी होते हैं। नियमित न्यायाधीश द्वारा अपना कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में इन वैकल्पिक न्यायाधीशों द्वारा उनके कार्य को किया जाता है। सभी न्यायाधीशों को संघीय संसद 6 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। न्यायाधीशों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और परंपरा के अनुसार न्यायाधीश जब तक इस पद पर कार्य करना चाहे पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं। ये चीज़ पुनर्निर्वाचन हम स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था में देखते हैं। बार बार ये चीज़ रिपीट होती है कि इन्होंने पुनर्निर्वाचन या अनुभव को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने कहा जो अनुभवी है वो नए व्यक्तियों से अच्छा कार्य करते हैं और उनका अनुभव कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग का कार्य करता है। इस संबंध में कोई आयु संबंधी प्रतिबंध भी नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायाधीश उस वर्ष त्यागपत्र दे देते हैं जिस वर्ष इनकी आयु 70 वर्ष हो जाती है। इस पुनर्निर्वाचन के आधार पर न्यायाधीशों के निरंतर अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निर्वाचन की पद्धति को अपनाने से न्यायिक स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वे राजनीतिक प्रभाव में कार्य करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में पुनर्निर्वाचन की परंपरा अपनाए जाने के कारण यह आशंका लगभग समाप्ति हो गई है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रधान तथा एक उप प्रधान होता है, जिनका निर्वाचन संघीय संसद द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रधान या उप प्रधान पद पर तुरंत ही दूसरी अवधि के लिए उसमें से किसी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। अब हम इनकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस को देखते हैं। संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में केवल इतना कहा है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा, संघीय संसद का प्रथम सदन जो होता है, उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो संघीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। केवल
यह प्रतिबंध है कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकते। यद्यपि न्यायाधीश के पद के लिए कानूनी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, परंतु व्यवहार में न्याय संबंधी ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को इस पद पर निर्वाचित किया जाता है। और एक विधि के अनुसार दो निकट संबंधी न्यायालय के साथ सदस्य नहीं हो सकते हैं। संबंधी न्यायालय के एक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह परंपरा भी है कि मुख्य राजनीतिक दलों या प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक धर्मों तथा तीनों मुख्य भाषाओं के प्रतिनिधियों को न्यायालय में स्थान दिया जाएगा। वेतन, सैलरी आदि इनकी देखते हैं हम। वेतन भत्ते, संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते आदि संघीय संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है, वरन उन्हें सेवा काल के दिनों में भत्ता मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी की जाती है और पेंशन की मात्रा और शर्तें संघीय संसद द्वारा तय की जाती हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान वाट कैंटन की राजधानी लासेन नगर है। सभी न्यायाधीशों को वहीं रहना होता है, परंतु राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार उन्हें इस कैंटन से प्राप्त होते हैं, जिसके वे निवासी होते हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए न तो संघीय सरकार या कैंटनों की सरकारों के अधीन कोई नौकरी कर सकते हैं और न ही किसी निजी व्यवसाय या उद्योग का संचालन कर सकते हैं। ये सभी के न्यायाधीशों के लिए, सभी देशों के न्यायाधीशों के लिए ये प्रतिबंध रहता है। अब हम इनके क्षेत्राधिकारों को देखते हैं। इनके कितने क्षेत्राधिकार, कितने अधिकार हैं। अनुच्छेद 189 में इनके क्षेत्राधिकारों के बारे में बताया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित अग्रांकित के उल्लंघन का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। सबसे पहले संघीय कानून, दूसरा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, तीसरा कैंटनों के आपसी संबंधों से संबंधित कानून, चौथा कैंटनों के संवैधानिक अधिकार, नेक्स्ट म्युनिसिपैलिटी की स्वायत्ता और कैंटनों द्वारा सार्वजनिक निगमनात्मक संस्थाओं को प्रदत्त गारंटियाँ, नेक्स्ट संघीय और कैंटनों के प्रावधान व राजनीतिक अधिकार। अब हम कुछ विवादों को देखते हैं कि राजमंडल और कैंटनों के बीच कौन से ऐसे विवाद रहे हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली सार्वजनिक कानूनों से संबंधित बहुत सारे विवाद राजमंडल और कैंटनों के बीच या संघ या कैंटनों के बीच, या हम ये कह सकते हैं कि संघ या राज्यों के बीच परस्पर उत्पन्न होते रहते हैं। अनुच्छेद 189 में यह कहा गया है कि 189 में वर्णित उपर्युक्त 6 स्थितियों के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होंगे, उन विवादों की सुनवाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। कानून के आधार पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को इन अन्य बातों के संबंध में क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन संघीय सर्वोच्च न्यायालय पर यह स्पष्ट प्रतिबंध है। संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक सत्ताएं संघीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अपने निर्णय को देती हैं। अब हम देखते हैं आंशिक न्यायिक पुनर्लोकन की क्या व्यवस्था है। प्रोविजन फॉर पार्शियल जुडिशियल रिव्यू, इसको देखते हैं। संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में एक विशेष बात यह है कि अमेरिका संघ के सर्वोच्च न्यायालय के समान स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अर्थों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, वरन उसे यह शक्ति आंशिक रूप से ही प्राप्त है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों की विधियों और कैंटनों की सरकारों के कार्यों की इस आधार पर जांच कर सकता है। वे संविधान के प्रतिकूल तो नहीं हैं, और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझे तो उसको अवैध भी घोषित कर सकता है। लेकिन इसे संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात यह संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। और इस बात का जिक्र अनुच्छेद 189(4) में कहा गया है। संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती है। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। ये पहले भी कहा जा चुका है कि पुनर्विलोकन की जो क्षमता है या जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के विरुद्ध है, और क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि स्विट्जरलैंड एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण किए हुए हैं, इसलिए ये न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को संघीय सरकार के ऊपर हावी नहीं होने देता, या पूर्ण तरह से हावी नहीं है, आंशिक रूप से इसकी शक्ति को, न्यायपालिका की शक्ति को
दिखाया जाता है या ग्रहण किया गया है। स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन न होने के कुछ पक्षों की आलोचना भी की गई है, जैसे डाइसी ने इसे संविधान निर्माताओं की विफलता और संवैधानिक त्रुटि बताते हैं, लेकिन वास्तव में यह धारणा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि स्विस नागरिक अत्यधिक प्रजातंत्रवादी हैं और वे जन इच्छाओं पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते हैं, जिस कारण उनके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन को नहीं अपनाया जाता। हैंस ओबर ने कहा कि समष्टि रूप से स्विट्जरलैंड के लोग लोकतंत्र अर्थात जनता की इच्छा के पालन को संवैधानिक अर्थात संविधान की इच्छा के पालन से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। अब हम अन्य स्थितियों को देखते हैं, जिसमें अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं को हम देखते हैं। फर्दर फेडरल जुडिशियल अथॉरिटीज़ को हम देखते हैं। और कौन सी न्यायिक सत्ताएं हैं जो न्यायपालिका या न्याय प्रदान करने का कार्य करती हैं। संघीय फौजदारी न्यायालय, राजमंडल द्वारा एक संघीय फौजदारी न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा उन फौजदारी मामलों के परीक्षण न्यायालय ट्रायल कोर्ट के रूप में कार्य किया जाएगा जो कानून के अनुसार संघीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। कानून के आधार पर इस संघीय फौजदारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं, राजमंडल के द्वारा अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जा सकती है। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा संघीय प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित सार्वजनिक कानूनों से जुड़े विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। कैंटनों की न्यायिक सत्ताएं नेक्स्ट है, और कानून के आधार पर अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जा सकेगी। अब हम कैंटनों की नेक्स्ट न्यायिक सत्ताओं को देखते हैं। कैंटनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जाएगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा दीवानी, फौजदारी, सार्वजनिक कानून से संबंधित विवादों पर विचार और निर्णय लिया जाएगा। कुछ कैंटन मिलकर साझी न्यायिक सत्ताओं कॉमन जुडिशियल अथॉरिटीज़ की स्थापना भी कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 191C में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है और सभी न्यायिक सत्ताएं अपने न्यायिक कार्यों के संपादन में स्वतंत्र होंगी तथा उन पर केवल कानून का प्रतिबंध होगा। अतः हम देखते हैं कि न्यायपालिका की जो भी संरचना स्विट्जरलैंड द्वारा अपनाई गई है वो लोकतंत्र को देखते हुए अपनाई गई है और लोकतंत्र यहाँ पर सर्वप्रमुख हैं, इसलिए न्यायपालिका को लोकतंत्र पर हावी नहीं होने दिया गया है।